जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3। अच्छा, ये पेज नंबर 1 पे आए। टैक्स ईयर की जो डेफिनेशन है इसमें पॉइंट नंबर 6 और 7 में क्या फ़र्क है। 6 में ये है कि आपने एप्लीकेशन दी, वो सिरे से ही रिजेक्ट कर दी गई कमिश्नर की तरफ से, यानी आपको इजाज़त मिली नहीं, लेकिन रिजेक्शन से पहले वो रीजंस बताएगा। और 7 में ये है कि आपको इजाज़त मिल चुकी थी और मिली हुई इजाज़त बाद में क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। तो 6 में सिरे से इजाज़त मिली नहीं और 7 में मिल के इजाज़त विड्रॉ हो गई। आगे आ जाओ भाई, ये जगह बनाई है इन्होंने। ओके, अच्छा अब आए सेक्शन 83 में। रेजिडेंट कंपनी। अच्छा, अगर एक कंपनी पाकिस्तान में बनी है, जैसे नेस्ले है, पेप्सी है, तो वो तो पाकिस्तान के लॉ में पॉइंट ए के तहत ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए वो कंपनी तो भाई लेजर लाइट करें, इसलिए वो कंपनी तो बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट कंपनी होगी। लेकिन अगर बाहर के मुल्क की कंपनी पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके काम शुरू करे, इसी चला दो, बाहर के मुल्क की कंपनी पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में आके काम शुरू करे, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर देख लें कैसे चल रहा है। देख लिया आप लोगों ने? अच्छा, बाहर के मुल्क की कंपनी पाकिस्तान आए और पाकिस्तान अभी भी देख रहे हैं, पाकिस्तान आके ये देखे कि पाकिस्तान में मैं अपने आप को रजिस्टर करवा लूँ, और उसने अपने आप को पाकिस्तान में रजिस्टर करवा लिया, तो फिर वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर्ड है, इसलिए वो रेजिडेंट कंपनी है। लेकिन अगर बाहर के मुल्क की कंपनी अपने आप को पॉइंट ए के तहत पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर ना करवाए, तो फिर ऐसी सूरत में आप उस पर पॉइंट बी लगा के देखेंगे उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है। जहाँ उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होगा उसके मुताबिक आप डिसीजन लेंगे। ओके, होमवर्क वाले सवाल में कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 17 था, 11 था, पता नहीं, हो गया सारा? Asif Learning Center is a partnership concern providing IT services in Pakistan and UAE, Saudi Arabia. Up to 31 July 2010, the management and control of its affair was situated partly in Pakistan. Up to 31 जुलाई, 31 जुलाई तक, 31 जुलाई 2010 तक, ये टैक्स ईयर कौन सा है? 2011। शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 10 को, और ख़त्म कब होगा? 30/11 को। ये मिट क्यों रहे साथ साथ? ये देखिए जादू हो रहा है। However, with effect from 1 अगस्त 2010, 1 अगस्त 2010 से the entire management and control of affairs of the partnership was shifted to दुबई। तो ओके, वापस आ जाएं। तो 1 जुलाई 2010 से लेके, भाई इधर लाओ ना, 1 जुलाई 2010 से लेके 30/11 का अरसा है। तो इसमें 1 अगस्त 2010 को सारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो गया? दुबई में। तो जुलाई में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहाँ रहा? पाकिस्तान में। इसलिए ये कंपनी क्या समझी जाएगी? कंपनी नहीं, एओपी। ये एओपी है ना, एओपी कंपनी नहीं। तो ये एओपी रेजिडेंट एओपी होगी, क्योंकि पार्टली बी कंट्रोल। अच्छा, सारे पार्टनर आए हैं या थोड़े से? उसने को बताया नहीं। मैनेजमेंट कंट्रोल वाज सिचुएटेड पार्टली इन पाकिस्तान, कुछ आए पार्टली पाकिस्तान में 1 महीना रहे, तो इसलिए कंपनी क्या एओपी क्या समझ जाएगी? बोले रेजिडेंट। ओके, अच्छा आगे आ जाए। अच्छा, ये ना कल एक डेफिनेशन हमने की थी पर्सन की, तो ये ज़रा मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया अब चीज़ को, तो इसमें अगर आपने कोई चीज़ कल नोट नहीं की थी तो वो देख लें। पर्सन इंडिविजुअल भी है, एओपी भी है, और
कंपनी भी है। ये तो कल इतना सा आपको बताया था, लेकिन ये कुछ ज्यादा तफसील अब मैंने नोट की हुई है, ये अगर आप नोट करना चाहें। आगे इंडिविजुअल क्या हो सकता है? एओपी, कंपनी, रेजिडेंट। ये यहां ये वाली तफसील आपने शायद नोट नहीं की थी। और अगली बात, रेजिडेंट कंपनी में फॉल क्या करती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। रेजिडेंट कंपनी में कौन फॉल करता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट और, हाँ, पर्सन में फेडरल गवर्नमेंट भी एक पर्सन है, ये अगर आप नोट करना चाहें। फेडरल गवर्नमेंट भी एक पर्सन है, लेकिन ये कंपनी नहीं है। तो पर्सन अब आप चार कह सकते हैं, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और फेडरल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट कौन सा पर्सन होगा? रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट पर्सन? रेजिडेंट पर्सन। भाई ये बैग उठाएं, इस रो में एक जगह बनवाएं, ये इस रो में बैग पड़ा हुआ है और अगली उस रो में भी एक भाई आ जाए, टाइम पे आया करें और ये सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट रो में भी एक दफा जगह बना दें एक बंदे की, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट रो में। ओके, नेक्स्ट। पर्सन की डेफिनेशन, the following shall be treated as persons under income tax ordinance. Those are एक, namely an individual, a company or an AOP। तीसरा सफे नोट्स का, इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान और ये एल्सवेयर कौन सा मुल्क है? अच्छा, कहीं भी, तो या पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो या बाहर के किसी भी मुल्क में रजिस्टर्ड हो। अच्छा, ये रेजिडेंट पर्सन की बात हो रही है या फिर सिर्फ पर्सन की? इसलिए उसने क्या लिखा? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और पाकिस्तान में बनी हो या बाहर के मुल्क के लॉ के तहत बनी हो। कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी नजर में वो पर्सन है। हाँ, उस पर्सन में से रेजिडेंट पर्सन कौन है वो कल हमने पढ़ लिया था, लेकिन पर्सन में जो कंपनी को इसने रखा है, तो कंपनी चाहे पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई हो चाहे पाकिस्तान से बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सी, फेडरल गवर्नमेंट। तो मैंने आपको बता दिया है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट इंडिविजुअल है, ना कंपनी है, ना एओपी है, ये अलग पर्सन है एक। और फॉरेन गवर्नमेंट भी एक पर्सन है, फॉरेन गवर्नमेंट भी एक पर्सन है। ये अगर आप एक और ऐसे, फॉरेन गवर्नमेंट एक अलग पर्सन है, लेकिन ना ये इंडिविजुअल है, ना एओपी है, ना कंपनी है। ओके भाई, टाइम पे आया करें। अ फेडरल गवर्नमेंट, अ फॉरेन गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। अब ये पॉइंट भाई मैं आज और आखिरी दफा बता रहा हूं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको नहीं मैं लूंगा और आप कभी भी दोबारा इसका सवाल नहीं लूंगा। ये पता नहीं क्यों बार बार बच्चे पूछते हैं, एक दफा बता दी जाती है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो तो डिटेल में डिस्कस हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है, बाहर के मुल्कों में अगर पॉलिटिक्स की बेस पर मुख्तलिफ इलाकों को डिवाइड कर दिया गया है, तो हर इलाका हमारी नज़र में अलग पर्सन होगा। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की बेस पे किसी इलाके को डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन बाहर के मुल्कों में पॉलिटिकल पार्टीज की बेस पे कहें कि मशरिक का इलाका फलां पॉलिटिकल पार्टी का, मगरिब का इलाका फलां पॉलिटिकल पार्टी का, तो मुल्क का मशरिकी हिस्सा जो है अलग पर्सन समझा जाएगा, मुल्क का मगरबी हिस्सा अलग पर्सन समझा जाएगा। बस, इससे ज़्यादा इसमें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। अब पॉलिटिकल सब डिवीजन
ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट। अगर फॉरेन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की बेस पे अपने इलाके तकसीम कर ले तो वो हर इलाका जो तकसीम किया हुआ अलग पर्सन समझा जाएगा। अब पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये तो कई हो सकती हैं, जैसे यूनिसेफ है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी हो सकते हैं, IMF हो सकता है। तो पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये सारे हमारे लॉ की नजर में पर्सन हैं। ओके, कंपनी, कल हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कंपनी को पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कंपनी को। कंपनी मीन्स द फॉलोइंग, अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017, अ बॉडी कॉर्पोरेट फाउंड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। असल में अच्छा, इसमें पुराना लॉ था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, उससे पहले भी एक लॉ था, तो उससे भी पुराना कोई लॉ था पाकिस्तान बनने से पहले वाला। तो बिफोर पाकिस्तान कोई लॉ था। अब वो जो उस लॉ के तहत लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ था, तो ये कह रहा है वो भी मेरी नज़र में कंपनीज हैं, लेकिन अब उस लॉ वाली कंपनीज तो एग्जिस्ट करती नहीं। अब ये प्रोविजन ऑलमोस्ट आप समझ लें शायद ख़त्म होने की तरफ जा रही है। लेकिन वैसे ही बस एक बात याद रखनी पड़ेगी, बॉडी कॉरपोरेट चंद लोग जो फॉर्म हुई, बनी बाय हुकूमत ने बनाई या फिर खुद बनी और हुकूमत के अंडर आके अपने आप को पाकिस्तान के किसी भी लॉ में क्या करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया। तो ये पाकिस्तान के बनने से पहले का कोई लॉ होगा जिसमें इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया होगा। तो बस इससे ज़्यादा इस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, याद कर लें। बहरहाल बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में उस वक्त मौजूद था, इन फोर्स इन पाकिस्तान। मुदारबा की लकीरी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता। बहरहाल मुदारबा में ये होता है एक बंदा अपना पैसा डालता है, दूसरा बंदा अपनी सर्विसेज डालता है और फिर कारोबार होता है। बस इससे ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं। पॉइंट डी, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, चंद लोग मिले किसी कानून के तहत ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर के कानून के तहत चंद लोग आपस में मिले और बाहर के कंपनीज के लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट करा लिया। मिसाल के तौर पे चाइना के अंदर होगा कंपनीज एक्ट 2002, हो सकता है चाइना में कंपनीज एक्ट 2002 हो। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर कंपनीज एक्ट 1986 हो। तो अगर दुनिया में 250 ममालिक हैं तो 250 में से जो एक मुल्क है पाकिस्तान, उसकी जितनी कंपनीज हैं वो पॉइंट ए में फॉल कर गई, और बाकी जो 249 कंट्रीज हैं दुनिया में, उनके जितने भी कंपनी लॉज हैं उनके नाम तो यहाँ नहीं लिखे जा सकते, वो पॉइंट डी में फॉल कर गई। तो ए और डी आपस में एक जैसी बात ही कर रहे हैं, लेकिन ए उस कंपनी की बात कर रहा है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, और डी उस कंपनी की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे नाइकी एक कंपनी है, वो कहती है मैं बाहर के मुल्क में रजिस्टर हूँ, तो बस उसकी बात कर रहा है पॉइंट डी। अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, चंद लोग मिले किसी कानून के तहत, वो कानून पाकिस्तान से बाहर बना था। कौन सा कानून था? बिल्कुल ऐसा कानून था जैसे ये कंपनी लॉ का कानून है, लेकिन उसमें इनकॉर्पोरेशन पाकिस्तान में नहीं होती, वो कहाँ होती है? बाहर के मुल्क में। तो पॉइंट ए और डी सेम चीज़ है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी, इनकी डेफिनेशंस पहले आईकैप ने डाली थी, लेकिन अभी आईकैप ने निकाल दी हुई है मेरे ख्याल से। हाँ, इनकी डेफिनेशन नहीं है सिलेबस में, तो बस इनको छोड़ें परे। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अक्सर आपने को लफ्ज़ सुना होगा, बहरहाल छोड़ें, इसमें क्या बहस में जाना, बस याद करने एज इट इज़। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी डेफिनेशन है, ज़रूर है, चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे। ओके, अ ट्रस्ट, इसकी डेफिनेशन भी अभी पढ़ेंगे। अ ट्रस्ट और एन एंटिटी और अ बॉडी ऑफ पर्संस, बातें वही जो बार बार रिपीट हो रही हैं। एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, बहरहाल नीचे भी ट्रस्ट को देखेंगे।
ये बड़ा जुल्म है। अ फॉरेन एसोसिएशन, एसोसिएशन से मुराद है एओपी, एओपी से क्या मुराद है? पार्टनरशिप। अ फॉरेन एसोसिएशन विच द बोर्ड हैज जबरदस्ती डिक्लेयर टू बी अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये जो हम लॉ पढ़े हैं इसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कोई बाहर के मुल्क की पार्टनरशिप फार्म वो पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आके बड़े बड़े कारोबार करने लग गई। फेडरल बोर्ड ने सोचा जबरदस्ती इसको कंपनी का नाम दे दें, हालांकि वो पार्टनर्स थे और उन्होंने कंपनी लॉ में अपने आप को ना बाहर के रजिस्टर कराया हुआ है ना पाकिस्तान के रजिस्टर करवाया हुआ है, लेकिन फेडरल बोर्ड ने जबरदस्ती की और इसको क्या करार दे दिया? कंपनी। विच द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड, इसका मतलब है बोर्ड के पास पावर है कि जबरदस्ती फॉरेन एओपी को क्या करार दे दे? कंपनी। ओके, ये बात कल भी हो चुकी है कि कंपनी की डेफिनेशन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है, और बल्कि कल ये बात हुई थी कि ये दोनों रेजिडेंट कंपनीज हैं। ये दोनों क्या हैं? रेजिडेंट कंपनी के डेफिनेशन में फॉल करती है। इसका मतलब है अगर बाहर के किसी मुल्क की प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी तो वो भी रेजिडेंट कंपनी नहीं होगी, वो क्या होगी? नॉन रेजिडेंट। लेकिन पाकिस्तान के मुल्क की प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होगी? रेजिडेंट। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान ये रेजिडेंट कंपनी है। और स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी आ रही है नीचे, हाँ ये आ रही है। ओके, नजर मार लें जरा दोबारा, चीजों को इस तरह पढ़ लें जरा इधर ही याद हो जाए। एक तो कंपनी लॉ के तहत जो रजिस्टर्ड है वो भी क्या है? कंपनी। दूसरा, पाकिस्तान बनने से पहले अगर कोई कानून था इन फोर्स इन पाकिस्तान जो उस वक्त मौजूद था, उसके तहत अपने आप को आपने रजिस्टर करवा लिया। मुदारबा आ गया। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के लिए जो लॉ बनाया हुआ है किस मुल्क में? किसी बाहर के मुल्क में, ये आ गया इसमें। और कोऑपरेटिव फाइनेंस सोसाइटी तो वैसे ही आसान लफ्ज़ है, याद हो गया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लफ्ज़ याद हो गया, ट्रस्ट का लफ्ज़ याद हो गया। आगे इंग्लिश ऑलमोस्ट वही है जो ऊपर लिखी हुई है। और फॉरेन एसोसिएशन जिसको बोर्ड ज़बरदस्ती क्या करार दे दे? कंपनी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्मॉल कंपनी। ज़रा दोबारा जल्दी से बता दें। कंपनीज एक्ट वाली होगी नंबर 1, ज़बानी सोचें। नंबर 2 बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। नंबर 3 मुदारबा हो गया। नंबर 4 पाकिस्तान से बाहर के लॉ के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराया। कोऑपरेटिव और फाइनेंस सोसाइटी हो गया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और ट्रस्ट हो गया। और फॉरेन एओपी जिसको बोर्ड ज़बरदस्ती क्या करार दे दे? कंपनी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्मॉल कंपनी, ये कंपनी की डेफिनेशन होगी। ओके, ट्रस्ट। ट्रस्ट में भाई ये 3 बंदे हैं, इंजमाम, सकलैन और वसीम अकरम। इन्होंने अपना पैसा 2 एक्सपर्ट्स को दे दिया। एक्सपर्ट्स को अपना पैसा दे दिया, मिस्टर ए और मिस्टर बी को। अब ये तीनों जो हैं ये बन जाएंगे कैपिटल प्रोवाइडर। इन्होंने अपना सरमाया दिया है, ठीक है जी। 10 लाख रुपए इंजमाम के पास पड़ा था, 10 लाख रुपए सकलैन के पास पड़ा था, 10 लाख वसीम अकरम के पास पड़ा था। इन्होंने अपना पैसा इन लोगों को दे दिया और इन एक्सपर्ट्स के ऊपर एतमाद किया। 30 लाख रुपए इनके पास आ गया। अब ये एक्सपर्ट्स इस पैसे को स्टॉक मार्केट में ले जाएंगे या कहीं भी मार्केट में ले जाएंगे और लेके जाके इसको इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट आएगा वो इन लोगों को दे दिया करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अपना कमीशन भी कुछ रखा करेंगे। तो ये जो लोग हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, इन एक्सपर्ट्स को टेम्परेरी ओनर ऑफ कैश भी कहा जाता है। टेम्परेरीली किसी और का कैश ओन कर रहे हैं, नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। इनको टेम्परेरी ओनर्स भी कहा जाता है। तो ये जो राइट वाले 3 लोग हैं, इन्होंने लेफ्ट वाले 3 लोगों पे एतमाद किया है।
राइट लेफ्ट सही है ना आपका, रिक्शा वाला मुड़ जाता है फिर आप कहते हो मैंने गलत बता दिया था। ओके ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन, ये एक जिम्मेदारी होती है अटैच टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें आपको कैश की ओनरशिप दे दी जाती है। ये अराइज होती है कॉन्फिडेंस देने से। उन तीन लोगों ने दो को कॉन्फिडेंस दिया है, अराइज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू, तीन लोगों ने दो को कॉन्फिडेंस दिया है, एंड एक्सेप्टेड बाय द टेम्परेरी ओनर, और टेम्परेरी ओनर ने उनको एक्सेप्ट किया, रियल ओनर वही थे, वो जो तीन लोग थे, एक्सेप्टेड बाय टेम्परेरी ओनर। तो कॉन्फिडेंस दिया जाता है उन तीन लोगों की वजह से, और ये दो लोग इस कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ हाँ हम तुम्हारा पैसा संभाल के रखेंगे। इससे क्या होता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर, अदर से मुराद तीन लोग हैं, अदर से मुराद तीन लोग हैं वो जिन्होंने पैसा डाला है, जिन्हें मैंने कैपिटल प्रोवाइडर कहा है। फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर, या जो असल बात है वो इसने आगे लिखी है, और ऑफ एन अदर, यानी उन तीन लोगों को भी बेनिफिट होगा, एंड ओनर, और ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनको भी बेनिफिट होगा। इनको क्या बेनिफिट होगा, इनको इनके काम का कमीशन मिलेगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर, तीन लोगों को बेनिफिट होगा, या अगर खुल के बात करें तो तीन लोगों को भी बेनिफिट होगा और इसके साथ साथ टेम्परेरी ओनर को भी बेनिफिट होगा। थोड़ा फोकस करना पड़ेगा डेफिनेशन पे, जरा दोबारा इंग्लिश समझनी पड़ेगी। ये जब से शुरू की हैं ये पहली दफा थोड़ी सी जरा इंग्लिश आई है राह लाने वाली। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कि पैसे की ओनरशिप के साथ जुड़ी होती है। ये अराइज होने की वजह क्या होती है, देने वाले कॉन्फिडेंस देते हैं और कुछ आगे बढ़ के कॉन्फिडेंस लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इससे फायदा पैसे देने वालों को भी होता है और असल फायदा उन्हीं को होता है, या अगर खुल के बात करें तो पैसा देने वालों को भी बेनिफिट होता है और साथ साथ जो आर्जी ओनर हैं उनको भी बेनिफिट होता है। इसमें यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है, उसकी डेफिनेशन अभी नीचे आ जाएगी। चलें जरा इसको याद करें। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी, ये क्या है, एक जिम्मेदारी अटैच टू द ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, अराइज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर। तो इट इज अ जिम्मेदारी अटैच टू ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, अराइज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन, देने वाले कॉन्फिडेंस देते हैं, एंड एक्सेप्टेड बाय ओनर, और फिर कुछ लोग कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे फायदा ओनर को भी होता है और ओनर और एक्सपर्ट्स को भी, सॉरी, इससे फायदा इन अदर को भी होता है जो कैपिटल प्रोवाइडर है, और कैपिटल प्रोवाइडर और साथ साथ ओनर्स को भी होता है। अच्छा, ओके
ओके, फर्ज करें ये लाया था 20 लाख, तो टोटल कितने हो गए? 40 लाख। चिड़ियाघर में 5 लोग गए एक फैमिली के, तो उनको 50 रुपए की 5 टिकट्स मिलेंगी। 50 रुपए की 5 टिकट्स, एक टिकट 10 रुपए की। इसी तरह इधर होता है, जो 10 लाख लाता है उसको 1 लाख टिकट्स मिल जाती हैं। एक टिकट 10 रुपए की होती है, तो फिर 1 लाख टिकट्स का मतलब ये पैसे कितने लाया? 10 लाख। इसको भी 1 लाख टिकट्स मिल जाएंगी। इसको कितनी टिकट्स मिलेंगी? 2 लाख टिकट्स मिल जाएंगी। इन टिकट्स को कहा जाता है यूनिट्स। शेयर्स भी कहा जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ यूनिट ट्रस्ट के मामले में इसको यूनिट्स कहा जाता है। तो इनको यूनिट्स मिल जाएंगे। फिर जो जितने ज़्यादा यूनिट लाया होगा उसका कैपिटल भी ज़्यादा होगा, यानी उसने सरमाया भी ज़्यादा डाला होगा, और उसको एंड पे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो इससे क्या हो जाता है, इन लोगों को तसल्ली हो जाती है कि हमारा पैसा एक्सपर्ट्स के हाथों में है, और एक्सपर्ट्स ने एविडेंस के तौर पे हमें एक सफ़ा दे दिया है जो इस बात का सबूत है कि हमारा पैसा इनके पास पड़ा हुआ है। तो ये एक्सपर्ट्स ही टिकट्स बनाते हैं, यूनिट्स तकसीम करते हैं। एक्सपर्ट्स पैसा लेके एक्सपर्ट्स यूनिट्स तकसीम करते हैं। लाख यूनिट्स एक को दे दिए, लाख एक को, लाख एक को। ये बिल्कुल टिकट की तरह होता है, जिस तरह जो है वो चिड़ियाघर की टिकट मिलती है। तो इंजमाम अब 10 लाख रुपया देगा और अपने घर 1 लाख टिकट्स लेके चला जाएगा। ये इस बात का सबूत होगा कि 1 लाख ज़रब 10 रुपये, 10 लाख रुपए इसने डाले हुए हैं। इट इज यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट मीन्स एनी एतमाद अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट से मुराद अमाउंट है, पैसे हैं, क्योंकि आपका जो बेनिफिट है वो पैसों का है, आपने अपने पैसे डाले हुए हैं। बेनिफिशियल इंटरेस्ट ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है, इससे मुराद वो अमाउंट है, मनी है जो आपने पैसे डाले हुए हैं। यूनिट ट्रस्ट इज एनी ट्रस्ट अंडर विच द पैसे आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। पैसों को किस में डिवाइड कर दिया जाता है? सो डैट द हक ऑफ द बेनिफिशरी। बेनिफिशरी से मुराद यहाँ 3 लोग हैं इस वक्त, एक्सपर्ट्स नहीं, ओरिजिनल ओनर, टेम्परेरी ओनर नहीं। सो डैट द राइट्स ऑफ बेनिफिशरीज, 3 लोगों का जो हक है, टू इनकम, साल के आखिर में जो प्रॉफिट आएगा, या टू कैपिटल, वो जो उन्होंने 10-10 लाख 20 लाख डाला है। टू इनकम और कैपिटल। कैपिटल वो सरमाया होते हैं जो आप डालें, प्रॉफिट वो होता है जो साल के एंड पे आता है। टू इनकम और कैपिटल आर डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड, क्योंकि यूनिट्स जिसके पास ज्यादा होंगे उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। राइट्स of beneficiaries depend on units held। right of beneficiaries depend करता है units के ऊपर। unit trust means any trust, ये एक ऐसा एतमाद है जिसमें पैसों को तकसीम कर दिया जाता है यूनिट्स में, so that the हक ऑफ द 3 लोग to income और capital is determined as per the number of यूनिट्स हेल्ड। अच्छा, ये पहली दफा आप देखने लगे हैं जी रेट ऑफ टैक्सेस। कंपनीज के लिए टैक्स रेट है, 2022 का हमारा साल चल रहा है, 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। आज क्या तारीख है? 6 अक्टूबर। ऑनलाइन में तो ये 8 अक्टूबर को अपलोड होगा लेक्चर, 6 अक्टूबर। तो 6 अक्टूबर आज तारीख है, तो 29% रेट है जी कंपनीज का 2022 में। तो 6 अक्टूबर 2021 की तारीख है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं हम टैक्स ईयर 2022 में बैठे हैं। ओके, वे द टैक्स पेयर इज अ छोटी सी कंपनी, द रेट ऑफ टैक्स शैल बी एज डिफाइंड इन द फॉलोइंग टेबल। 2022 के लिए इसका रेट 21% है छोटी कंपनीज के लिए, और 23, 24, 25, 26, 27 में इसका रेट कितने परसेंट हो जाएगा?
20%। अब स्मॉल कंपनी है क्या? स्मॉल कंपनी है क्या? जिसका कैपिटल 50 मिलियन से कम हो, जिसके एम्प्लॉयज 250 से कम हो और जिसकी सेल 250 मिलियन से कम हो। जिसका कैपिटल किससे कम हो? बस इधर ही याद कर लिया करें चीजें। कैपिटल किससे कम हो? एम्प्लॉयज किससे कम हो? नहीं 250 मिलियन नहीं, 250 मिलियन पूरी दुनिया को नौकरी पर रखना है। 250 मिलियन। एम्प्लॉयज किससे कम हो? 250 से। और सेल किससे कम हो? 250 मिलियन से। ओके। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 5। ये उसने इसलिए लिखे कि ये कॉन्सेप्ट यकम जुलाई 5 में आया था, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट लॉ में था ही नहीं। ये कानून असल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो हमारा है ये 2001 में आया था। ITO 2001 2001 में आया था। लेकिन ये जो स्मॉल कंपनी का तस्वुर है ये बड़ी लेट आया था। यकम जुलाई 5 में पहली दफ़ा आया था। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 5 अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 विच हैज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स होते हैं प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स होते हैं प्रॉफिट्स, यानी कैपिटल और वो प्रॉफिट जो अभी तक लोगों में ड्राइंग करके घर लेके नहीं गए। इंट्रो आपने पढ़ी हुई है। प्रॉफिट्स अगर ड्रॉ हो जाएं तो वो तो घर चले गए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का क्या मतलब है? जो अभी तक ड्रॉ नहीं हुए, अभी तक घर नहीं गए, यानी बिजनेस ने कमा लिए हैं और बिजनेस में ही पड़े हैं या ओनर घर लेके चले गए हैं। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व से मुराद है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट मिला के कितना हो? 50 मिलियन से कम, नॉट एक्सीडिंग 50। 50 से बड़े ना, 50 हो सकता है, 50 हो सकता है, याद रखिएगा, नॉट एक्सीडिंग 50, 50 से बड़े ना। अगर 50 भी है तो ये स्मॉल कंपनी है। एम्प्लॉइज 250 भी हैं तो ये स्मॉल कंपनी है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, साल में एंड पे नहीं। अगर एंड पे लिखा होता तो फिर और मतलब होता है। एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल एक दिन भी आपके एम्प्लॉयज 250 से बढ़ने चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है लोग 260 एम्प्लॉयज रख लेते हैं और फिर साल के एंड पे जो है वो 12 एम्प्लॉयज निकाल देते हैं नौकरी से, तो वो भी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, क्योंकि साल के दौरान तो एम्प्लॉयज 250 से बढ़ गए ना। और साल की सेल आपकी, टर्नओवर से क्या मुराद है? सेल आपकी 250 मिलियन से ज्यादा ना हो, 250 मिलियन हो सकती है सेल, तो आप क्या समझे जाएंगे? स्मॉल कंपनी। पॉइंट 4 is not formed by throwing up or rejoining of a business already in existence। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया था 2000 यकम जुलाई 2005 को, तो कुछ लोगों ने गड़बड़ करने की कोशिश की थी। उनकी पुरानी फैक्ट्री थी, पुरानी फैक्ट्री में थे 400 एम्प्लॉयज। तो फैक्ट्री के एक पोर्शन के अंदर जो है वो बनते थे जूते और दूसरे पोर्शन के अंदर बनते थे लेदर बैग्स। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंपनी को तोड़ के 2 हिस्से कर दिए, 200 एम्प्लॉयज इधर भेज दिए, 200 एम्प्लॉयज इधर भेज दिए और कहा कि हम भी क्या हैं? स्मॉल कंपनी। तो लॉ मेकर ने कहा ये तुम लोगों ने गड़बड़ की है, ये पाकिस्तानी वाला काम किया तुमने। इज नॉट, नहीं आप तो अच्छे लोग हैं। इज नॉट फाउंड बाय तोड़िंग अप और या रीजोडिंग ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन। तो इन्होंने नए नामों से कंपनी जाके रजिस्टर करवा ली थी, हालांकि काम वही था, फैक्ट्रियां वही थी, बंदे वही थे, सब कुछ वही था, लेकिन बेनिफिट लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को तोड़ के छोटी छोटी कंपनीज में तकसीम कर दिया था। तो ऐसे लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इज नॉट फाउंड बाय तोड़िंग अप और रीजोडिंग ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस से क्या मुराद है? यकम जुलाई 5 से पहले का वो बिजनेस है, उसको आप तोड़ के जो है वो ये नया बिजनेस नहीं शुरू कर सकते, फिर आप स्मॉल कंपनी नहीं है। स्मॉल कंपनी फ्रेश बननी चाहिए, बिल्कुल ताज़ा खस्ता क्रिस्पी, नाश्ता भी नहीं किया होता ऊपर से ऐसी बातें। पॉइंट 5 इज नॉट अ स्मॉल एंड, वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं होनी चाहिए। भाई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पेंडिंग है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कोई और चीज है, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ओके, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, अभी कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करते हैं, बस काफी हो गया आज। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये कंपनी की डेफिनेशन हो गई। ये देखे ना, इंडिविजुअल की डेफिनेशन तो है कोई नहीं, आपके साथ वाला इंडिविजुअल बैठा है, इससे बड़ी और क्या इंडिविजुअल की मिसाल हो सकती है? जिंदा जीती जागती मिसाल आपके साथ देखें, इंडिविजुअल बैठा हुआ है। इंडिविजुअल की क्या मैं आपको मिसाल दूं? कंपनी की हो गई डेफिनेशन, एओपी की पढ़ लें।
एओपी। ये आप देख रहे होंगे डेफिनेशन से डेफिनेशंस निकल रही हैं। पर्सन में कंपनी और एओपी था तो कंपनी एओपी की डेफिनेशन आ गई। कंपनी में ट्रस्ट था तो ट्रस्ट की डेफिनेशन आ गई। तो ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, जिसमें से जो मर्जी डेफिनेशन निकाल लो। एओपी, एओपी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अ फर्म, फर्म क्या होती है? फर्म, फर्म, अगला सफा फर्म। फर्म मीन्स द रिश्ता, रिश्ता मौलवी साहब को बुलाना पड़ेगा। फर्म मीन्स द बिटवीन द बंदे हु हैव एग्रीड टू शेयर द। भाई ये इस एसी में से भी ना आवाज चेक कर लीजिएगा, इसमें से भी आवाज आती है कभी कभी। हाँ जी, जैसे उसकी आ रही थी, अभी नहीं आ रही। फर्म मीन्स द रिश्ता बिटवीन द बंदे हु हैव एग्रीड टू स्पेंड लाइफ टुगेदर, नहीं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। कई दफा सारे पार्टनर आके बैठ जाते हैं, वेले होते हैं। कई दफा सारे पार्टनर घर बैठे होते हैं, उनमें से एक दो आके बैठ जाते हैं बिजनेस में। कैरिड ऑन बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, फिर वो सब के आके लिए आके हरकतें एक ही बंदा कर रहा होता है। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इट इज कॉल्ड एज फर्म कहते हैं, फर्म कहते हैं। आज है पेज 3 पे। बारिश कहते हैं, बारिश कहते हैं। अच्छा, एओपी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। एओपी में क्या शामिल है? आ भाई ये तो बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदुओं के कोई खानदान थे जिस वक्त पाकिस्तान की तकसीम हुई थी, तो वो हिंदुओं के खानदान जितना थे उसमें जितने थे चचा, ताया, फूफा, वो सारे एक ही नाम से कारोबार चला रहे थे, अनडिवाइडेड। हम मर जाएंगे अलग नहीं होंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर पूरा खानदान एक ही कारोबार चला रहा हो और खानदान अभी डिवाइड ना हुआ हो, यानी खून इनका अभी लाल ही था, सफेद नहीं हुआ था, तो ये अनडिवाइडेड थे। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर अगर लाल खून वाली फैमिली आपको मिल जाए तो इसका मतलब है ये एक ही नाम से कारोबार चला रहे हैं, तो इनको भी क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप। बहरहाल अब तो शायद ऐसी फैमिलीज मिलना बहुत ही रेयर हो। ओके, पॉइंट सी, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। इस पे भी मोहतरम मैं कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, ना कोई सवाल लिया करूँगा। इस पे भी अक्सर बच्चे बाद में पूछ रहे होते हैं, ये इसका ज़रा मतलब दोबारा बता दें। भाई ये असल में ऐसे एक मिसाल दे दूँ, जैसे मॉडल टाउन सोसाइटी है, मॉडल टाउन यंग स्टूडेंट्स सोसाइटी। ऐसे ही कुछ लड़कों ने मिलके एक सोसाइटी बना ली लोगों की वेलफेयर के लिए। लोगों की वेलफेयर के लिए एक सोसाइटी बना ली, वो पैसे इकट्ठे करते हैं फिर गरीबों में बांट देते हैं। अब ये आर्टिफिशियल यानी मसनूई कानून की नज़र में बंदे समझे जाएंगे, आर्टिफिशियल कानून की नज़र में बंदे समझे जाएंगे। मॉडल टाउन यंग स्टूडेंट सोसाइटी वेलफेयर के लिए बना ली। तो असल में ना ये अगर किसी लॉ में अपने आप को रजिस्टर करवा लें तो फिर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे किसी लॉ में जाके अपने आप को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। तो अक्सर लोग रिफाह आमा के काम कर रहे होते हैं, 2-4 लोग मिलके, लेकिन कहीं अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रहे होते। तो लॉ की नज़र में वो भी बोले क्या हैं? पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन ऑब्वियसली उनके कोई प्रॉफिट्स नहीं होते, वो तो सारा पैसा बांट देते हैं, तो इसलिए उन्होंने टैक्स भी देना नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली उन लोगों को लॉ की नज़र में कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, इसलिए हमने उन्हें क्या नाम दिया है? मसनूई कानून की नज़र में पर्सन। कानून की नज़र में एक मसनूई पर्सन है ये, और इन्होंने जो अपनी सोसाइटी का नाम रखा हुआ है वो एक मसनूई सा नाम है। नेचुरल पर्सन इसके बैक एंड पे तो हैं, लेकिन इस इदारे का जो नाम है उसे कहा जाएगा मसनूई कानून की नज़र में पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल कानून की नज़र में पर्सन। ओके, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है अगली समझने वाली। पॉइंट नंबर डी, any body of persons formed under a foreign law, any body of persons formed under a foreign law,
However, a company is not included in AOP, लेकिन कंपनी AOP में शामिल नहीं है। अच्छा, ये जो फॉरेन लॉज हैं, पाकिस्तान में कोई लॉ है कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन के लिए, सॉरी AOPs की इनकॉर्पोरेशन के लिए? पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पार्टनरशिप्स को गवर्न करता है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट जो है नीड्स नो रजिस्ट्रेशन। ये बात याद रखिएगा। 3 लोग हैं, आपने मिलके कोई दुकान खोल ली, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप किसी दफ्तर में जाएं पाकिस्तान की हुकूमत के और उन्हें जाके कहें कि यार मुझे इनकॉर्पोरेट कर दो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पूरे पार्टनरशिप कानून आप पढ़ के देख लें, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो, कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्टनरशिप के कानून में आपने अपने आप को आकर रजिस्टर करवाना है। लेकिन कंपनी अगर आप बनाते हैं तो वो नीड्स रजिस्ट्रेशन, SECP के अंडर उसे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप के लिए कोई इदारे का नाम आप पाकिस्तान में नहीं बता सकते कि फलां इदारे में जाके अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। हाँ, पार्टनरशिप फर्म साल के एंड पे FBR को टैक्स देगी, वो अलग बात है। उसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने आप को जाके किसी इदारे के तहत रजिस्टर कराया, उसने तो हर बंदे की तरह टैक्स जमा कराया साल के एंड पे। तो हुकूमत को जाके बताना कि मैंने पार्टनरशिप फर्म बना ली है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, साल के आखिर में FBR को आप टैक्स जमा करा दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्टनरशिप फर्म अपने आप को आके क्या करवाए, रजिस्टर करवाए। अच्छा, अब ये तो बात तो कर दी मैंने आपसे पाकिस्तान की। बाहर के मुल्क में ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाहर के मुल्क में ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म ने भी अपने आप को क्या कराना हो और कंपनी ने भी अपने आप को क्या कराना हो। कंपनीज तो तकरीबन सारे मुल्कों में ही अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं, कंपनीज में तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हो सकता है बाहर के मुल्क में पार्टनरशिप फर्म ने भी अपने आप को जाके क्या कराना हो, रजिस्टर करवाना हो। जैसे SECP पाकिस्तान में बना हुआ, इसी तरह का कोई इदारा बाहर के मुल्क में बना हो जो पार्टनरशिप्स को देखे। अब वो क्या कहते हैं, अ बॉडी ऑफ पर्संस, मिसाल के तौर पे 3 लोग मिले, सिम्पसन, जॉन और लारा, 3 लोग मिले और अपने आप को फॉर्म किया इन्होंने अंडर ऑफ फॉरेन लॉ। लेकिन कहते हैं याद रखना ये लॉ, however a company is not included in AOP, लेकिन अगर ये अपने आप को मिलके किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर करा लें तो वो AOP नहीं होगा। वो क्यों नहीं AOP होगा, जरा बताएं। however a company is not an AOP, तो अगर आप बाहर के मुल्क में जाके अपने आप को इस लॉ में रजिस्टर करवा लें तो फिर आप क्या बन जाएंगे, AOP या कंपनी। लेकिन इस लॉ के अलावा हो सकता है, अभी मैं येलो हाईलाइट तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है ये पाकिस्तान का लॉ है, लेकिन बिल फर्ज अगर ये बाहर का लॉ और नीड्स रजिस्ट्रेशन हो तो फिर आप पार्टनरशिप एक्ट बाहर के मुल्क के तहत अपने आप को जाके जब रजिस्टर करवाएंगे तो आप AOP ही करार दिए जाएंगे। तो आप क्या करार दिए जाएंगे, AOP की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। तो इसने ये जो एक्सेप्शन लिखी है जरा ये समझने की कोशिश करें। ये जरा क्या लिखा है बताएं, हाउएवर अ कंपनी इज नॉट एन AOP, इसका मतलब बताएं। बाहर के फॉरेन लॉ में अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें तो आप क्या बन जाएंगे, AOP। लेकिन अगर बाहर के कंपनी लॉ में रजिस्टर करवाएं तो आप AOP नहीं है, क्योंकि पॉइंट D ने लिख दिया था बाहर के कंपनी लॉ में रजिस्टर कराएं तो आप क्या बन जाएंगे, कंपनी बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात ऐसी एक आपके समझने के लिए बात कर रहा हूं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने इसको याद करना है। ये जो हाउएवर के आगे वाली बात है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर चंद लोग मिलकर अपने आप को कंपनी लॉ में रजिस्टर करा लें तो उन्हें क्या कहा जाएगा, AOP या कंपनी, कंपनी कहा जाएगा। तो ये जो बात है ये कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि हाउएवर अ कंपनी इज नॉट एन AOP, ये तो ऑब्वियस सी बात है। असल बात पीछे है, आप बाहर के लॉ में अगर अपने आप को रजिस्टर करवा लें तो हमारी नजर में आप क्या समझे जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बाहर के कंपनी लॉ में रजिस्टर ना करवाया हो, क्योंकि फिर तो आप क्या बन जाएंगे, कंपनी। अब जरा पॉइंट D एक दफा पढ़ लें। इससे कंपनीज ऊपर वाले पॉइंट D में ऑलरेडी कवर्ड है, वो जो ऊपर वाला एक पॉइंट D भी आ रहा था, ये वाला पॉइंट D, कंपनीज तो ऊपर वाले पॉइंट D में ऑलरेडी कवर्ड है, बाहर की कंपनीज। तो बाहर की कंपनीज अगर आप
कंपनी लॉ में रजिस्टर करवा रहे हैं तो कंपनी है, और अगर बाहर पार्टनरशिप लॉ में रजिस्टर करवा रहे हैं तो आप क्या हैं, एओपी। ओके, अगला सफा, मेंबर इन रिलेशन टू एओपी इंक्लूड्स अ पार्टनर इन अ फर्म। एओपी के लिए जो पार्टनर है फर्म का उसे क्या कहा जाएगा, मेंबर। चलें जी, अब न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करते हैं। एक बंदा है, राइज में नौकरी करता है, घंटे की कैशियर है, तो वो कौन सी इनकम कमा रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। शाम को जाके उसने अपने घर के अंदर एक दुकान खोली हुई है, जिस दुकान पे वो बोतलें और बिस्किट बेचता है, और 1 घंटा शाम को वहाँ दुकान खोल लेता है, तो वो कौन सी इनकम कमा रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। वही राइज का एम्प्लॉई अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दे देता है, तो वो कौन सी इनकम कमा रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वही राइज का एम्प्लॉई कोई शेयर खरीदता है बाजार में जाके और शेयर बेच देता है, तो वो कौन सी इनकम कमा रहा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और वही राइज का एम्प्लॉई वो इसके अलावा कोई और इनकम भी कमा सकता है। मिसाल के तौर पे उसकी शादी हुई, उसमें वलीमा हुआ, वलीमे के ऊपर उसको जो है सलामी मिली, तो ये उसका बिजनेस तो नहीं है ना, तो इनकम फ्रॉम वलीमा करा के सलामी लेना बिजनेस तो नहीं है ना लोगों का, तो ये उसकी कौन सी इनकम बनेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो नौकरी से जो इनकम कमा रहे हैं डेट इज, शाम को जाके जो कारोबार कर रहे हैं डेट इज, घर किराए पे दिया हुआ है इनकम फ्रॉम, शेयर खरीद के बेचे, और इसके अलावा अगर और कोई इनकम कमाई तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, अब इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर पे हमें 14-15 दिन लगेंगे, बिजनेस के चैप्टर पे हमें 20 दिन लगेंगे, प्रॉपर्टी के चैप्टर पे 3-4 दिन लगेंगे, कैपिटल गेन के चैप्टर पे 3-4 दिन लगेंगे, अदर सोर्स के चैप्टर पे हमें 3-4 दिन लगेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों की डिटेल हमने बहुत डिटेल में देखनी है कि ये इनकम्स कैसे कैलकुलेट होती हैं। बहरहाल ये बंदा कहता है जी मैंने 6 लाख रुपए कमाई इनकम फ्रॉम सैलरी, और मैंने 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए मैंने कमाई इनकम फ्रॉम बिजनेस, 3 लाख रुपए मैंने कमाई, बोले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन इनकम नहीं कमाई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं कमाई। बताएं जी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम 2.9 मिलियन। गुड, 29 लाख रुपए इसने कमाया। लेकिन यहाँ पे हुकूमत कहती है आप 29 लाख पे टैक्स ना दें हमें, आपको हम एक बेनिफिट देते हैं, दैट बेनिफिट इज कॉल्ड एज ज़कात। जब आप टोटल इनकम निकाल लेंगे तो टोटल इनकम में से आपको ज़कात माइनस करने की इजाज़त होगी। अगर आपने ज़कात जमा करवाई है तो ज़कात देने से हुकूमत खुश होगी और हुकूमत आपको एक बेनिफिट देगी, लेस ज़कात। फ़र्ज़ करें आपने 1 लाख रुपया ज़कात जमा करवाई, तो बता दें जी आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम 28 लाख रुपया। चलें जी नोट कर लें।
ओके, अब जी आप 28 लाख पे टैक्स निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो 4 हैं, 5 हैं, ये जो 5 हैं इनको क्या कहा जाता है? हेड्स ऑफ इनकम। क्या? हेड्स ऑफ इनकम। और इनके टोटल को टोटल इनकम क्या कहा जाता है? टोटल इनकम। इनके टोटल को क्या कहा जाता है? टोटल इनकम। इसमें से क्या माइनस की जाती है? ज़कात। साथ वाले का चेहरा जरा ऊपर रखें, चिन्ह से पकड़ के, इधर देखता रहे वो। ज़कात का एक भयानक नाम है, वो जरा सुन लें, डिडक्टेबल अलाउंस। क्या नाम है? डिडक्टेबल अलाउंस। बड़ा मुश्किल सा नाम है ज़कात का, ऐसे लोगों को परेशान करने के लिए कि लॉ उनको उक्का ही समझ ना आए। लॉ ज़कात का मुश्किल सा नाम है डिडक्टेबल अलाउंस। और टोटल इनकम में से जब आप ज़कात माइनस करेंगे, व्हाट यू विल गेट? टैक्सेबल इनकम। तो इनको क्या कहते हैं जी? लेफ्ट वालों को, ऊपर वालों को क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। इनके टोटल को क्या कहते हैं? टोटल इनकम। टोटल इनकम पे टैक्स नहीं देना आपने। इसमें से क्या माइनस करने हैं? डिडक्टेबल। डिडक्टेबल अलाउंसेस 3-4 हैं हमारे सिलेबस में, उनमें से एक क्या है? ज़कात। डिडक्टेबल का उर्दू में क्या तर्जुमा है? माइनस करने की इजाजत है, डिडक्टेबल। और ज़कात जब माइनस कर देते हैं तो जवाब आता है, उसे क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम। ओके, अब अगले सफ़े पे आके ज़रा बताएं कि इसका टैक्स कैसे निकलेगा। ये टेबल के ऊपर कोई 2 लाइनें लिखी हुई हैं, इनको छोड़ें अभी। बताएं इसका टैक्स कैसे निकलेगा। वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 4 लाख। अगर एक बंदे की 4 लाख से इनकम ना बढ़े तो इसकी तो 4 लाख से इनकम बढ़ रही है। एक बंदा कहते हैं मेरी दही भल्ले की दुकान है, मैं साल में 3 लाख कमाता हूँ, उसे क्या खुशखबरी सुनाएंगे? तुम्हारा टैक्स माफ है। अच्छा, अगर किसी बंदे की इनकम 4 लाख से ज़्यादा हो जाए लेकिन 6 लाख से कम हो, हमारे वाला बंदा तो नहीं है ये, हमारे वाला बंदा तो नहीं है। 4 से 6 लाख के दरमियान तो नहीं कमा रहा, ये तो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। आगे चलें, अगर एक बंदे की इनकम 6 लाख से ज़्यादा हो जाए लेकिन 12 लाख से, हमारे वाला बंदा तो नहीं है ये, इसने तो लुट मचाई हुई है, ये तो 12 लाख से बहुत ज़्यादा कमा रहा है। अगर एक बंदे की इनकम 12 लाख से ज़्यादा हो जाए लेकिन 24 लाख से कम हो, हमारे वाला बंदा तो नहीं है ये तो कितना कमा रहा है? 28 लाख कमा रहा है। पॉइंट 5, वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 24 लाख बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 30 लाख, हमारे वाला बंदा है ये 24 लाख से 30 लाख के दरमियान कमा रहा है, तो इस में आके ये फंस गया। तो ये जो सीरियल नंबर 5 है इसके ऊपर ये लगेगा। अगर एक बंदा 24 लाख से 30 लाख के दरमियान कमाए तो इस पे कौन सा सीरियल लगेगा? सीरियल 5 लगेगा। ये पेपर में टेबल अब आप क्या करेंगे, कल तक याद करके सुना देंगे सारा? वैसे पेपर में गिवन होगा। अच्छा, तो 24 लाख से 30 लाख के दरमियान अगर ये कमा रहा है तो क्या होगा? 2.5 लाख तो देना ही देना है, बोलें, प्लस 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। ये जरा समझाने की कोशिश करें, इसका क्या मतलब है लाइन का? प्लस 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। 24 लाख से जितनी इसकी अमाउंट बढ़ रही है उसके कितने परसेंट देने? 20%। और कितने पैसे फिक्स देने हैं और कितने पैसे परसेंटेज लगा के देने हैं? 24 लाख से जो बढ़ रहे हैं। अब जरा जाके देखते हैं कितने पैसे फिक्स देने ही देने हैं इसने। अब हम इसका क्या कैलकुलेट करने लगे हैं? टैक्स। 2.5 लाख रुपए तो इसने देने ही देने हैं, जमा, बोलें बोलें बोलें,
20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। अब जरा समझने की कोशिश करें, कमा कितने रहा है? 28 लाख, और 24 लाख से कितने ज्यादा कमा रहा है? 4 लाख। कहते हैं अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख पे आपने कितने % टैक्स देना है? 20%। तो 20% 28 लाख का लेंगे या 4 लाख का? 28 लाख 24 लाख से कितना ज्यादा है? 4 लाख। तो इस पे क्या लगाएंगे जी? 20% इंटू 4 लाख। ग्रैंड टोटल बता दें। 3,30,000। ओके गाइस, 3,30,000। तो बड़े होके अगर आपने 28 लाख कमाया तो 3,30,000 इमरान खान को दे देंगे? पता नहीं उस वक्त कौन होगा। अच्छा, बड़े होके 28 लाख कमाया तो 28 लाख में से 3 लाख नहीं देंगे, 25 लाख घर ले जाइएगा। नहीं, फिर उठो जाओ। क्यों पढ़ रहे हो? पास करने के लिए। तो पढ़ क्यों रहे हो फिर? पास करने के लिए। मैं कह रहा हूँ 28 में से 3,30,000 दे दोगे? हाँ दे देंगे, ये बात करो ना। वो खत्म हुई बात, ऐसी बात बढ़ा रहे थे। वो दे देंगे, बस बात खत्म। कुछ 28 लाख है तो 3 लाख ज्यादा नहीं है? ज्यादा? 28 लाख में 3 लाख ज्यादा है? ओके, चलिए जी, पेज नंबर 4 पे थे हम। इनकम टैक्स शिल बी इम्पोज्ड फॉर ईच। हर साल टैक्स लगेगा, यानी 1 जुलाई 21 से लेके 30 जून 22 के साल का टैक्स ये 2022 बनेगा, उस साल भी टैक्स लगेगा। फिर 1 जुलाई 22 से 30 जून 23 के साल भी टैक्स लगेगा। ये टेबल हर साल लगा करेगा। ये टेबल साल में कितनी दफ़ा खोलने की ज़रूरत होगी? सिर्फ एक दफ़ा। चार्ज एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। ये देख लें अगले सफ़े पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल एक शेड्यूल है, तो उस शेड्यूल में कहते हैं जो रेट दिए हुए हैं वो रेट लगेंगे। अगले सफ़े पे हमने देख लिया फर्स्ट शेड्यूल। चार्ज ऑन एवरी इंडिविजुअल, एवरी एओपी, एवरी कंपनी। लेकिन ये इंडिविजुअल्स और एओपीज के रेट हैं, कंपनीज के रेट हम ऊपर पढ़ आए हैं। वैसे कंपनीज हमारे सिलेबस में नहीं है न्यूमेरिकल्स उनके। ये इंडिविजुअल्स के रेट हमने पढ़े हैं अगले सफ़े पे, और एओपीज के रेट पढ़े हैं। Charged on every person who has taxable income। टोटल इनकम पे रेट लगेगा, टैक्सेबल इनकम पे। ओके, द इनकम टैक्स shall be computed। अभी निकाला है वैसे हमने। इनकम टैक्स shall be computed by applying the रेट लगाया जाएगा टैक्स का। किसके ऊपर? टैक्सेबल इनकम पे रेट लगाया जाएगा, ना के टोटल इनकम पे। टोटल इनकम पे रेट नहीं लगेगा। रेट किस पे लगेगा? टैक्सेबल इनकम पे। एंड टैक्स डिस्काउंट्स शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अबव फिगर। अच्छा, ये जब बुक पब्लिश होगी इंशाल्लाह, बुक में तो मैं सही कर दूंगा। ये एक लाइन गलती से लिखी रह गई है, ये पुराने लॉ की, ये लाइन काट दें। ये देखें, प्रॉपर्टी के आगे एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन काट दें, ये बदल चुकी हुई है। अब इंशाल्लाह बुक में सही होके आएगी। अच्छा, तो बताएं जी, टैक्स क्रेडिट शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अबव फिगर का क्या मतलब है? टैक्स डिस्काउंट मिलेंगे, टैक्स डिस्काउंट मिलेंगे। डिस्काउंट किन चीज़ों पे मिलते हैं वो हमारा पूरा चैप्टर है, लेकिन अगर मैं आपके सामने एक फॉर्मेट बना रहा हूं तो टैक्स क्रेडिट या टैक्स डिस्काउंट इसमें से माइनस होंगे।
उसमें हम पढ़ेंगे कोई बंदा चैरिटी वगैरह दे दे, हुकूमत खुश होकर इसको डिस्काउंट दे देती है और थोड़ा टैक्स माफ कर देती है। तो मुख्तलिफ चीज़ों पे हम टैक्स क्रेडिट्स पढ़ेंगे, डिस्काउंट्स पढ़ेंगे। जी 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 पढ़ेंगे। ओके, एंड टैक्स क्रेडिट शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अफ्रीका। टैक्स क्रेडिट्स हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। तो ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है जी, सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, टोटल इनकम, लेस ज़कात एंड अदर डिडक्टेबल अलाउंसेस। क्या आ गया? टैक्स। उसके बाद आ गई टैक्स लाइबिलिटी, उसके माइनस क्या करेंगे? टैक्स क्रेडिट। इन द एंड क्या आ जाएगा? टैक्स पेएबल टू हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट को जाके ये टैक्स आपने जमा कराने। ये जो टैक्स क्रेडिट्स हैं ये क्या हैं? डिस्काउंट्स। डिस्काउंट अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर न्यूमेरिकल में हम उनकी एक तरतीब फॉलो किया करेंगे। डिस्काउंट अगर एक से ज़्यादा हो तो न्यूमेरिकल में हम एक तरतीब फॉलो किया करेंगे। वो तरतीब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। तो पॉइंट 3 हमारा पेंडिंग हो गया, हम नहीं पढ़े। ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? हुक्म नहीं, ऑर्डर क्या है? तरतीब। तरतीब ऑफ अप्लाइंग टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट देने की तरतीब। ये किस चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो ये पूरा हमारा पेंडिंग हो गया, हमने बिल्कुल फिलहाल नहीं पढ़ा। अच्छा चलें आ जाए टेबल की जान लें अगले सफ़े पे। अच्छा जी, 0 से 4 लाख वाले ने कितना टैक्स जमा कराना है? 0%। 4 लाख से 6 लाख वाले ने कितने परसेंट? एंड सो ऑन, चलते 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 अगर एक बंदे की इनकम 6 मिलियन से ज्यादा है तो उसके लिए मैक्सिमम रेट क्या है? 30। हालांकि कंपनीज के लिए जो रेट था वो सिर्फ 29% था, लेकिन इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप्स अगर अन्य ही पैसे कमा रहे हों तो ऐसी सूरत में रेट शूट अप करते करते कहाँ तक पहुंच गया इनका? 35% पे। तो ये मैक्सिमम रेट है, ये मैक्सिमम रेट है हमारे लॉ के अंदर जो आखिरी वाले सीरियल के अंदर आ रहा है। अच्छा, ये लाइन क्या लिखी हुई है जी पॉइंट 1 में? सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। कहते पहले क्लॉज 2 को पढ़ के आओ, ये तो अगले सफ़े पे है, अभी हमने नहीं पढ़नी। कहते सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, यानी पहले क्लॉज 2 पढ़ के आओ। ये इसका उर्दू तर्जुमा अगर आप लिखना चाहें, सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, पहले क्लॉज 2 पढ़ के आओ। सब्जेक्ट टू अब्बू परमिशन, मैं ट्रिप पे जाऊंगा। सब्जेक्ट टू अब्बू परमिशन यानी पहले अब्बू से पूछ के आओ। ये लफ्ज़ आप लोग वैसे इस्तेमाल नहीं करते सब्जेक्ट टू वाला, लेकिन ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं आज के बाद। सब्जेक्ट टू माई फ्रेंड कॉन्सेंट आई विल ईट बर्गर टुडे। सब्जेक्ट टू। अच्छा, तो सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, पहले क्लॉज 2 देख के आओ। कहते हैं फिर मैं आपको कोई बात बताऊंगा, जो बात है तू बता दे, छोड़ यार मैंने नहीं अभी देखनी। 2 बात जो है वो बता। द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड एओपी। कंपनीज के रेट नहीं है ये, रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एओपीज एक्सेप्ट सैलरी वाले, एक्सेप्ट सैलरी वाले शैल बी एज सेट आउट इन द फॉलोइंग। सैलरी के अलावा वालों के लिए कहते हैं मैंने आपको ये रेट दे दिए हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सैलरी तो इधर थी, सैलरी तो इधर थी, तो यहां क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट सैलरी वाले, एक्सेप्ट सैलरी वाले। अब एक आखिरी चीज है आपने बड़ी गौर से सुननी है भाई, ये सैलरी वाला बंदा नहीं है, ये सैलरी नहीं कमा रहा, ये सैलरी ना होने के बराबर कमा रहा है। अब अगर एक बंदा सैलरी बहुत ज्यादा कमा रहा हो ना, तो कल मैं आपको बताऊंगा उसके लिए ना अगले सफ़े वाला टेबल है, और ये बड़ा रिलैक्सिंग टेबल है। इतना लंबा टेबल है, इसके अंदर बड़े छोटे छोटे रेट हैं, 15%, 17.5%, 20, 22.5। सैलरी वालों को हुकूमत बड़ा प्रोटोकॉल दे के रखती है, बेचारे नौकरी कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा टैक्स ना लो। तो जो सैलरी
अच्छी खासी कमा रहे हैं उनके लिए कौन सा टेबल है अगले सफे वाला? टेबल 2। जो सैलरी कम कमा रहे हैं उनके लिए कौन सा टेबल है? तो सैलरीड केस, इधर जो लफ्ज लिखा हुआ है एक्सेप्ट सैलरीड इंडिविजुअल, इससे आपको क्या लग रहा है? सैलरी कमाने वाला, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग गलत है। ये जो एक्सेप्ट सैलरीड का मतलब ये है कि सैलरी जो कमा रहा है अच्छी खासी, उनके लिए कौन सा टेबल है? अगले सफे वाला। और जो सैलरी कम कमा रहा है उसके लिए, अच्छा अब ये जो टेबल 1 है इसके ऊपर हम लिख लेते हैं सैलरी कम कमा रहा है, सैलरी कम कमा रहा है। अगर आप सैलरी बहुत कम कमा रहे हैं, अभी आप सोच रहे होंगे कम और ज्यादा का क्या मतलब है, वो मैं बताता हूं अभी। अगर एक बंदा सैलरी कम कमा रहा है तो कौन सा टेबल? टेबल 1। अच्छा, अगर एक बंदा सैलरी अच्छी खासी कमा रहा है, बोलें, अगर एक बंदा सैलरी अच्छी खासी कमा रहा है तो फिर कौन सा टेबल लगेगा? टेबल 2। और अगर कम कमा रहे, टेबल 1। क्लियर? ये कैसे डिसाइड होगा कि सैलरी अच्छी खासी कमा रहा है या कम कमा रहा है? उसके लिए माजरत एक छोटी सी चीज आपको यहां पे हाईलाइट करवा देता हूं। लॉ का एक रूल है 75%। ये लेकिन लाइन नहीं पढ़नी आपने। ये मैं किस पेज पे हूं? पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 के ऊपर हूं। तो एक छोटी सी चीज हाईलाइट करा देता हूं, 75%। अब जरा आपने हिम्मत नहीं हारनी, कैलकुलेटर हाथों में पकड़ना है और मुझे बताना है कि ये सैलरी अच्छी खासी कमा रहा है या कम कमा रहा है। आपने काम किया करना है पेपर में, ये काम आपने किया करना है हर सवाल में। मैंने सवाल करने से पहले करवाया नहीं था, काम मुझे करवाना चाहिए था। आपने ये काम हर सवाल में टेक्स्ट निकालने से पहले किया करना है। वो काम आपने क्या किया करना है? कैलकुलेटर पे किया करना है, पेपर में शो नहीं करना। लेकिन मैं कुछ दिन कैलकुलेटर पे करने की बजाय यहां पे शो भी करूंगा आपको, लेकिन आपने पेपर में शो नहीं करना। आपने ये फिगर पकड़ा करनी है, इस पे लगाया करना है एक फैक्टर, डेट इज 75%। ये लॉ में एक फिक्स परसेंटेज दी हुई है, डेट इज 75%। ये आपने एक फैक्टर लगाया करना है किसके ऊपर? सिर्फ किसके ऊपर? किसके ऊपर? टैक्सेबल इनकम के ऊपर। किसके ऊपर बोलें? टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपने एक फैक्टर लगाया करना है। कितने परसेंट का? जरा बताएं, 28 लाख का 75%? 21 लाख एग्जैक्ट आ गया। अच्छा, अब ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये जरा देखिएगा, इन दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब जरा इन दोनों को कंपैरिजन करें तो सैलरी 21 लाख से कम है, इसका मतलब है ये सैलरी अच्छी खासी नहीं कमा रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि यहां 21 लाख आए और यहां 23 लाख आ जाए? किसी बंदे के साथ दुनिया में ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना, होने में क्या हर्ज है? होता है वो और कोई इनकम कमा ही ना रहा हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कल किसी सवाल में यहां 21 लाख आए और यहां पे 22 लाख आ जाए? इज इट पॉसिबल? लेकिन फिलहाल आज क्या हो रहा है? किसको किससे कंपेयर करके डिसीजन लेना है? टैक्सेबल इनकम का 75%। कैलकुलेटर पे लेना है, पेपर में यहां लगा के शो नहीं करना, कैलकुलेटर पे लेना है सिर्फ। टैक्सेबल इनकम का 75% लेना है। जो जवाब आ जाएगा उसको हाईलाइट कर लेना है, सैलरी को हाईलाइट कर लेना है, और दोनों में को ऐसे नजर मारनी है। नजर मार के क्या देखना है? या सैलरी कम होगी या, अब सैलरी इधर क्या आई? कम। जब ये कम आ गई तो ये जरा फिक्रा पड़े, अब हमने कहां लिखा हुआ है? सैलरी अगर कम आ रही है तो बोले 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 कौन सा टेबल लग रहा है? 1। और अगर ये अच्छी खासी सैलरी कमा रहा होता तो ये कम ना आता, ये ज्यादा आता। तो ये जरूर लिख लें आप लोग साथ वाले से। आज मैं कहता हूं हाईलाइटर भी ले ही लें। ये वाली फिगर हाईलाइट करें, 21 लाख और 6 लाख हाईलाइट करें। इन दोनों फिगर्स को हाईलाइट करें, आज दे देगा वो, एक दिन के लिए दे ही देता है बंदा। तो क्या 21 लाख को हाईलाइट करें और 6 लाख को हाईलाइट करें, और 6 लाख के साथ क्या लिखें? कम। तो किसका 75% लिया करना है? और सिर्फ कंपेयर किससे किया करना है? सैलरी से। ठीक है, ओवर।